हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे जहां आपको मिलते हैं फैक्ट्स कहानियों के साथ। तो आज हमारा मॉडर्न इंडिया की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो है द डच के ऊपर। पिछली वीडियो में हमने पुर्तगीज के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो अगले यूरोपियन थे जो इंडिया आए थे, जो कि थे डच, उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो डच थे वो भी यूरोप से ही कहाँ आए थे, इंडिया आए थे। अब डच को इंडिया आना क्यों पड़ा, उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लेते हैं। पहले देखते हैं कि एक्चुअली वर्ल्ड सिनेरियो पे उस समय पे हो क्या रहा था। तो 16 सेंचुरी में पुर्तगीज क्या कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे कहाँ, एशिया में। और किस चीज़ पे, आपका ट्रेड पे, यानी कि जितने भी स्पाइसेस का वो ट्रेड कर रहे थे, आपका टेक्सटाइल का वो ट्रेड कर रहे थे, उस पर मोनोपोली हो रखी थी यूरोप के अंदर, किसकी, पुर्तगाल की। यानी कि पुर्तगीज ट्रेडर जो थे वहाँ जाके आराम से अपना काम अ, कर रहे थे। और जो प्रॉफिट उनको हो रहा था, अदर जो ट्रेडर्स थे वहाँ पे, उनको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके पास जो कच्चा माल था, जो कि मेन प्रोड्यूस था ट्रेड करने के लिए, वो कहाँ से लेके आ रहे थे, इंडिया से लेके आ रहे थे। इसलिए उनकी मोनोपोली टाइप हो गई थी कहाँ, यूरोप पे। ठीक है। अब उसके बाद डच क्या हुआ, वो इंडिपेंडेंस उससे ली, किससे, स्पेन से ली। और कब ली, 1581 में वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। तो अब जब डच इंडिपेंडेंट हो गया और उसने देखा कि पुर्तगाल इतना ज़्यादा रेवेन्यू कमा रहा है इंडिया से अपना प्रोडक्शन करके, तो क्यों ना हम भी इस दिशा की ओर बढ़े और हम भी कहाँ जाए, इंडिया की तरफ जाए। तो यही एक कारण था कि डच भी क्या हुआ, ल्यूर हुआ इंडिया की तरफ। किनको देख के, पुर्तगीज को देख के। एक्चुअली पुर्तगीज को देख के ही सारे जितने भी यूरोपियन थे वो इंडिया आए थे। जो इंग्लिश थे, डच थे, फ्रेंच आएंगे, डेनिस आएंगे, वो सब क्या थे, जो मेन काम किया पुर्तगीज ने, वो ये किया कि वहाँ जाके उन्होंने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि जो इंडिया पे जो प्रोडक्शन है, वहाँ का जो कच्चा माल है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, उपयोगी है, जो कि हमको क्या दे रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तो ये एग्जाम्पल सेट कर दिया किसने, पुर्तगाल ने। और उसको देखा देखी करते करते फिर बाद में और यूरोपियंस वहाँ आए। तो डच ने कब इंडिपेंडेंस हासिल करी, आपकी 1581 में उसने क्या करी, इंडिपेंडेंस हासिल करी। उसके बाद डच मर्चेंट वर हैविली इन्वॉल्व इन यूरोपियन कमर्शियल कैपिटलिज्म। अब जो डच मर्चेंट थे, वो यूरोपीय की जो कैपिटल थी, मतलब उसको बढ़ाने में, जो वहाँ का बाजार था, जो वहाँ का ट्रेड चल रहा था, उस पर उनका इन्वॉल्वमेंट ना बहुत ज़्यादा था। अब वो इंडिया से माल तो लेके नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो अदर उनकी नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो यूरोप है पूरा, वहाँ जो ट्रेडर्स है, जैसे लोकल मार्केट में हमारी क्या होती है, एक मंडल होता है ना, बाजार मंडल होता है, जो सारा काम देखता है, सारी शॉप्स के बारे में देखता है। तो वैसे ही वहाँ की भी एक यूनियन होगी उस टाइम पे। समझने के लिए हम ये बात कर रहे हैं कि तो उस पे जो इन्फ्लुएंस था डच यूरोपियन मार्केट में, यूरोपियन कमर्शियल कैपिटलिज्म, जो वहाँ का मंडल था, मान लिया बाजार मंडल जो है, उस पर डच का क्या था, एक अहम भूमिका थी। ठीक है। तो और यूरोप में क्या होने लगे ना, स्पाइसेस जैसे इंट्रोड्यूस हुए यूरोप में, पुर्तगाली जैसी स्पाइसेस उन्होंने, एक्चुअली मेनली ब्लैक पेपर, जब वहाँ जो काली मिर्च थी जब इंट्रोड्यूस हुई, तो वो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी कहाँ, यूरोप पे। और उस पर मोनोपोली किसने कर रखी थी, पुर्तगाल ने करी थी, कि वही स्टाडोडा इंडिया सिस्टम, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से, मतलब जो कंपनी का नाम था आपका पुर्तगाल की इंडिया पे, उसके जरिए मोनोपोली किसने ले रखी थी, पुर्तगाल ने ले रखी थी। अब इस पुर्तगाल की मोनोपोली को तोड़ने के लिए डच मर्चेंट ने क्या किया, एक एक्सपीडिशन लिया एशिया की तरफ जाने का, लेट 16 सेंचुरी में। यानी कि अब वो भी क्या हो गए, एकदम दृढ़ निश्चय उन्होंने कर लिया कि हम भी अब कहाँ जाएंगे, इंडिया जाएंगे, और वहाँ जाके अपना ट्रेड हम करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है किसका, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, और जिसका ऑफिशियल नेम था वीओसी, और इसका फुल फॉर्म क्या था, वेरेंगीडे ऑस्टिनडिस्चे कैम्पेगेनिया। ये उस उनकी एक्सेंट में, जो उनकी लैंग्वेज है डच, उसी पे इसको प्रोनाउंस करना है। बस वीओसी हम याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी से ही आप इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो 1602 में डच गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज को मिला के एक कंपनी बनाई, जिसका नाम क्या था, वीओसी उसका नाम था। ठीक है। अब देखिए इसको, और इस वीओसी का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है, ये वर्ल्ड की ना फर्स्ट कंपनी थी 1602 में। 1602 में ये कंपनी फॉर्म करी थी, और वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी थी जिसने अपने स्टॉक निकाले थे। स्टॉक जो आजकल हम खरीदते हैं ना, शेयर्स, की इस कंपनी के शेयर खरीद लिए, इसके बेच दिए, तो ये पहली कंपनी थी जिसने अपने क्या निकाले थे, अपने स्टॉक, मतलब शेयर बाजार, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्टॉक इसने हमने, आईपीओ इसने हमने जारी करा था, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। इसने क्या करे थे, पब्लिक शेयर इशू करे थे,
और इन्वेस्टर उनको क्या कर सकते थे, बाय और सेल कर सकते थे। ये फर्स्ट कंपनी थी, ठीक है। इसको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी कौन सी थी जिसने स्टॉक निकाले थे, वीओसी। ये हम याद रखेंगे। और कहाँ से थी ये, आपकी डच ओरिजिन थी, ठीक है। और अब इसको पावर क्या क्या दिया था गवर्नमेंट ने, कहाँ की, डच की गवर्नमेंट ने इसको कहाँ क्या क्या पावर दिए थे। एक तो ये वॉर कर सकते हैं किसी से भी, ठीक है। ट्रिटी साइन कर सकते हैं इंडिया में आके, कॉलोनी बना सकते हैं अपनी, फोर्ट बना सकते हैं, और अपनी आर्मी और नेवीज को क्या कर सकते हैं, एकदम से बहुत अच्छे तरीके से। और इनकी नेवी पुर्तगीज से भी ज़्यादा बेटर थी, ठीक है, और आर्मी भी। और जो आपका वीओसी को हेड कौन करता था, ये हेरन एक्स वीआईआई, ठीक है, यानी कि हेरन 17, लॉर्ड 17 इनको बोला जाता है, ठीक है। ये डायरेक्टर थे डच कॉमर्शियल लाइक, इनको इसके बारे में ज़्यादा डीपली जाने का हमको ज़रूरत नहीं है। बस इनको जो कंट्रोल करता था वो कौन था, हेरन 17 करके एक काउंसिल थी, वो इसको क्या करती थी, इसको देखती थी, ठीक है। अभी हमने जान लिया कि डच कंपनी का बैकग्राउंड क्या था, वो इंडिया पे आई क्यों थी, ठीक है, क्यों आई थी। एक तो उसने उसी समय इंडिपेंडेंस ले रखी थी, और पुर्तगाली इसका इतना ज़्यादा रेवेन्यू गेन करना देख उसको अच्छा नहीं लगा, तो उसने सोचा हम भी करते हैं। तो इस वजह से वो ल्यूर हुआ किसकी तरफ, इंडिया की तरफ। और उसके बाद उन्होंने कंपनी खोली वीओसी नाम की, और वो वीओसी कंपनी क्या थी, पहली थी वर्ल्ड में जिसने अपने स्टॉक जारी करे थे। और उसको फिर कुछ पावर भी दिए, वही नॉर्मल सी पावर है, मतलब नॉर्मल सी नहीं, वॉर कर सकते हैं, ट्रेटी कर सकते हैं, कॉलोनी बना सकते हैं, और अपनी आर्मी रख सकते हैं, और नेवी भी रख सकते हैं, ठीक है। और उसको हेड कौन करता था, हेरन 17, एक काउंसिल थी जो उसको क्या करती थी, चलाती थी, ठीक है। अब ये हो गया है किसका, डच जो कंपनी भी फॉर्म होगी, अब वो कहाँ आएंगे, इंडिया आएंगे। अब हम देखते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या था इंडिया आने का डच का। अनलाइक पुर्तगीज एंड लेटर ब्रिटिश, द डच वर प्राइमरली कमर्शियल कैपिटलिस्ट। अब जो डच थे ना, इनका एक मेन काम क्या था ना, ये इंडिया में आए तो, बट इन्होंने पॉलिटिकल वे में ना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पॉलिटिकल वे में इंडिया जैसे ब्रिटिशर से भी आएंगे तो वो पॉलिटिकली बहुत इन्वॉल्व होते हैं इंडिया की डेमोग्राफी पे, और जिस कारण से वो 200 साल तक इंडिया पे राज भी करते हैं। बट डच का क्या था ना, वो मेन जो उनका फोकस था वो ट्रेड की तरफ था, यानी कि उनको क्या चाहिए था, यहाँ से अपना कच्चा माल उनको चाहिए था जो वो जाके बाहर यूरोप के मार्केट में बेच सके और अपना रेवेन्यू जनरेट वो कर सके। उनका वो मेन उनका क्या था, फोकस था, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो उनके थे, स्पाइस मोनोपोली जो पुर्तगीज की होगी थी, एक तो उसको ब्रेक करना था, ठीक है। कंट्रोल ओवर मैरीटाइम ट्रेड रूट्स, और पुर्तगाल ने उस समय मैरीटाइम जो ट्रेड रूट है सी के ऊपर, उनके ऊपर भी थोड़ी बहुत क्या ली थी, मोनोपोली ली थी, तो उसको भी उनको ब्रेक करना था। मेन काम तो उनको पुर्तगीज को का डोमिनेंस जो यूरोप मार्केट पे चल रहा था उसको कम करना ही था, ठीक है। और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड, और वो ठीक है बात कि दोबारा से ट्रेड को सारे लोगों में जा सके, तो उस हिसाब से उनको करना था, ट्रेड करना था। द डच यूज इंडियन मेनली एज ए सप्लाई बेस फॉर टेक्सटाइल, ठीक हो गया। ये भी हम समझ गए कि उन्होंने इंडिया, अभी हमने बात करी कि पॉलिटिकली ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए, और उन्होंने टेक्सटाइल को क्या किया, ऐसे सप्लाई बेस के उसमें उनको माना, ठीक है। और स्पाइसेस के लिए उनका जो मेन केंद्र था वो क्या था, इंडोनेशिया। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे ना तो डच जो है वो इंडोनेशिया पे ही फिर बाद पे क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। अभी हम देखेंगे इसको, ठीक है। तो इंडोनेशिया यहाँ पे मेन भूमिका निभाता है किसके रिगार्ड, आपके द डच के रिगार्ड्स, ठीक है। और ये हमने बोल भी दिया, दस इंडिया वाज नॉट देयर प्राइमरी कॉलोनी नहीं है इंडिया उनकी, उनकी इंडोनेशिया वाज द कोर ऑफ देयर एम्पायर। इंडोनेशिया ही उनका क्या था, कोर था एक्चुअली, वो वहीं से सारा काम अपना देखते थे, ठीक है। अब इनको अराइव करा देते हैं कहाँ, हम इंडिया पे, ठीक है। अभी तक हमने देख लिया कि इंडिया अब क्यों आ रहे हैं, वो भी हमने देख लिया। अब देखते हैं अराइवल कब हुआ था। द डच वॉज फर्स्ट दमसेल्फ कोरोमंडल कोस्ट। अब हमने पिछली वीडियो में कोस्ट सारे देख लिए थे, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जो हमारा इधर साइड वाला ईस्ट साइड का, इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। केरला के बॉर्डर तक तो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट। उसके ऊपर का आपका कोंकण कोस्ट, ठीक है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो गुजरात का ये वाला आता है, इसको काठियावाड़, और ऊपर वाला कच्छ, ठीक, ये कोस्ट है। तो ये इन्होंने अपनी फर्स्ट कहाँ इस्टेब्लिश किया, इन्होंने खुद को कोरोमंडल कोस्ट पे कहीं किया। अब पहली कंपनी जो उन्होंने बनाई, पहली सॉरी फैक्ट्री जो बनाई 1605 में बनाई, और कहाँ बनाई, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। कहाँ बनाई, मसूलीपट्टनम बनता है यहाँ पे, ठीक है, इधर। और दूसरी पुलिकट इस्लाम मेन हेडक्वार्टर, और पुलिकट में उन्होंने अपना क्या बनाया, मेन हेडक्वार्टर बनाया, कहाँ, पुलिकट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, पुलिकट सून बिकेम द कैपिटल ऑफ डच कोरोमंडल कोस्ट पे। पुलिकट उनकी बन गई, मेन वो बन गई डच
द डच प्रेजेंस इन इंडिया लास्टेड रफली 1605 से 1825 तक, यानी कि 1605 से 1825 तक इंडिया में वो रहे, इंडिया में, ठीक है। अराइव कब के, 1602 में आ गए थे वैसे। फिर फैक्ट्री बनाते बनाते उनको 1605 बन गया, ठीक है। अब फैक्ट्री हम पिछले बार भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऐसा नहीं है कि मशीनरी लगी है, प्रोडक्शन हो रहा है, सामान निकल रहा है वहाँ से, ऐसा नहीं। दीज आर जस्ट वेयर हाउस, अपना सामान रखते थे। जैसे कहीं से उन्होंने कॉटन खरीदा तो कॉटन का स्टॉक रख देंगे, स्पाइसेस खरीदे तो स्पाइसेस का स्टॉक रख दे, तो उसको फैक्ट्री बोला जाता था, ठीक है। अब देखिए इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या थी, मिलिट्री और नेवल स्ट्रेंथ। अब इंडिया पे उन्होंने कर तो लिया है, अपनी कॉलोनी वगैरह तो बना ली है, ठीक है। अब देखिए आगे वो क्या करते हैं, ठीक है। देखिए द डच वर एक्सट्रीमली पावरफुल एट सी ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, ठीक है। अब 17th सेंचुरी में डच कहते हैं, मैंने अभी बोला अभी कि इनकी जो नेवी थी वो पुर्तगीज से ज़्यादा एडवांस थी, ठीक है। देखिए एडवांस शिप बिल्डिंग थी उनके पास, लार्ज मर्चेंट फ्लीट था बहुत ज़्यादा, वो आते जाते रहते थे रूट में। एफिशिएंट नेविगेशन टेक्निक थी, उनके जो कंपास वगैरह थे वो काफ़ी एडवांस हो गए थे उस समय तक। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग, अब जो उनको फाइनेंशियल बैकिंग हो रही है कहाँ से, डच से, जो गवर्नमेंट है उनकी, उनको क्या कर रही है, वो वहाँ से फाइनेंस भी कर रही है कि आप जाएं और वहाँ से जितना हो सके उतना रेवेन्यू जनरेट करके हमें दे, तो उसके लिए उनको बैकिंग भी प्रॉपर मिल रही है। और इसी का, इन्हीं सब कारणों की वजह से उन्होंने क्या किया, श्रीलंका को जीत लिया, पुर्तगीज को श्रीलंका पे हरा दिया, फिर मलक्का में हराया और उसके बाद कोचीन में भी हराया। तो तीनों जगह इन्होंने क्या कर लिया, अब पुर्तगीज को हरा के उनका टेरिटरी अपने अंडर इन्होंने ले लिया, ठीक है। बाय द मिड 17th सेंचुरी डच रिप्लेस पुर्तगीज एंड डोमिनेटेड यूरोपियन ट्रेडिंग पावर इन एशिया। अब मिड यानी कि 1650 के बीच तक, मिड 17 कह रहा है ना, तो इसमें डोमिनेट करने लग गया कौन, डच, कहाँ, एशिया में, एज अ ट्रेडर ऑफ फ्रॉम यूरोप, ठीक है। अब जो मोनोपोली पहले पुर्तगाल की थी, अब वो मोनोपोली नहीं रही। अब जो डच हैं वो भी क्या कर रहे हैं, पूरा पूरा अपना योगदान दे रहे हैं ट्रेड के अंदर, और कई हद तक उन्होंने पुर्तगाल की क्या करी, मोनोपोली तोड़ दी। अब होता है डच का इंडिया वालों से सामना। क्या होता है, इंडिया वालों से सामना, मतलब कि इंडिया के अंदर जो लिटिल कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं छोटे मोटे, उनसे। तो एक ही कॉन्फ्लिक्ट को देखने को मिलता है हमें, वो है मराठा किंग वर्मा ऑफ त्रावणकोर का एंड डच का। इसमें क्या होता है, डच और मराठा के बीच में, त्रावणकोर के जो राजा थे, सॉरी मराठा नहीं, मारतंड वर्मा ऑफ द ट्रेवनकोर, ठीक है। ट्रेवनकोर के जो राजा थे कौन, किंग मारतंड वर्मा, उनके बीच और डच के बीच में। और जो ट्रावनकोर की आर्मी ने किसको हरा दिया, डच को हरा दिया, ठीक है। और ये इनकी फर्स्ट हार थी किसके खिलाफ, इंडियन, इंडिया इंडिया जो डच थे उनकी इंडिया के अंदर पहली हार थी, ठीक है। और वैसे इन्होंने सबको क्या कर दिया था, हरा दिया था। पहले ऊपर हम देख चुके हैं कि इन्होंने पुर्तगीज को काफ़ी बुरी तरीके से हराया, लेकिन इंडिया वालों से जब इनकी लड़ाई हुई तो उनसे ये हार गए। आफ्टर दिस डिफीट डच इन्फ्लुएंस इन साउथ इंडिया डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली। तो अब जो साउथ वाले रीजन पे डच का क्या है, सिग्निफिकेंस है, वो क्या होने लग गया, थोड़ा सा कम होने लग गया, ठीक है। अब देखते हैं एंग्लो डच राइवलरी। अब हम देख चुके, अब हम हमें पता है कि 1600 के टाइम पे जो इंग्लिश है, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो इसके ऊपर ही आएगी। जो इंग्लिश है 1600 में, वो भी आ चुके हैं अपनी कंपनी लेके, ठीक है। वहाँ भी एलिजाबेथ फर्स्ट ने उनको पूरा बिल्कुल चार्टर वार्टर बना के उनको क्या कर दिया है, यहाँ भेज दिया। और वो भी अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना ट्रेडिंग व्रेडिंग कर रहे हैं। और 17th सेंचुरी तक तो वो भी क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश हो गए इंग्लिश भी, ठीक है। द बिगेस्ट चैलेंज फॉर डच वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। बहुत बड़ा चैलेंज था, पुर्तगीज को उन्होंने डोमिनेट कर लिया था कि उन्होंने डच ने, लेकिन इंग्लिश को डोमिनेट वो नहीं कर पाए, ठीक है। कंपटीशन इन टेक्सटाइल ट्रेड था, कंट्रोल ऑफ शिपिंग रूट्स, कंट्रोलिंग ऑफ शिपिंग रूट्स, ठीक, और पॉलिटिकल अलायंस विद इंडियन रूलर। अब जो इंग्लिश थे ना, ये बड़े चालाक किस्म के लोग थे। ये ना डिवाइड, हमने पहले भी पढ़ा है कि डिवाइड एंड रूल की ये हमेशा से क्या पढ़ते थे अपने, इनकी जो मेन पॉलिसी थी वो डिवाइड एंड रूल ही थी। तो ये क्या करते थे ना, जो लोकल राजा होते थे उस समय के, उनके साथ बड़े फ्रेंडली नेचर होता था इनका। तो फ्रेंडली नेचर होने के कारण जो राजा थे वो बेचारे इनको आराम से ट्रेडिंग करने की परमिशन दे देते थे, या फैक्ट्री बनाने के लिए लैंड दे देते थे। और मुगल्स के साथ भी इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा रिलेशन जो थे अच्छे थे, तो वहाँ से भी इनको काफ़ी ज़्यादा क्या मिल जाता था, एक बैकअप टाइप मिल जाता था। लेकिन जिस समय इंग्लिश लोकल राजा को ज़रूरत होती थी इनकी, ये उस समय उनके लिए अवेलेबल नहीं होते थे। अब जैसे मान के चलें कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा था कि जब बहादुर शाह ने औरंगजेब से, सॉरी शाहजहाँ, सॉरी जहांगीर से लड़ाई लड़ी थी, तो किससे, पुर्तगीज से क्या मांगी थी, अपनी हेल्प मांगी थी। पुर्तगाली जो थे वो लेट पहुंचे थे, तो सेम चीज़ इंग्लिश भी करता था
कि वो बोल तो देगा कि हाँ हाँ लड़ाई हो रही है तो हम आ जाएंगे, बट बाद में पहुंचता था जब रिजल्ट निकल चुका था। तो उस समय तक तो फिर जो जीत गया उसके साथ इंग्लिश हो लेता था। तो इस वजह से क्या था, इंग्लिश जो थे काफ़ी चापलूस किस्म के थे पहले, कि राजा को फ्रेंडली नेचर करते हुए उनको बिल्कुल मीठी छुरी लगाते के आराम से उनको अपने अंडर ले लेते थे। बाद में उन्हीं का जो राज्य था उसी को हड़प के अपना वहाँ पे राज्य वो स्थापित कर देते थे। इस तरीके से इंग्लिश क्या करते थे, काम करते थे। लेकिन डच वाले जो थे, इनका जो मैं हम पहले भी वो इनका मेन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनका जो मेन फोकस था वो ट्रेडिंग ही था। यानी कि ये क्या चाहते थे कि हम ट्रेडिंग ही करें, इनको पॉलिटिकली बिल्कुल भी इन्वॉल्व ये नहीं होना चाहते थे। तो इस वजह से डच क्या करता था, मेन फोकस कहाँ था उनका, ट्रेडिंग पे था। तो इस वजह से डच क्या नहीं कर पाए, इनसे पॉलिटिकली क्या नहीं कर पाए, लड़ नहीं पाए। तो इस वजह से इंग्लिश यहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा सा डोमिनेंस हो जाता है। तो अब इंग्लिश से इनकी जो लड़ाई होती है वो होती है बैटल ऑफ बेदारा पे। और वो कब होता है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो और ये कब होता है, 1759 में होता है, ठीक है। और इसी के बाद में हमें वो भी देखने को मिलेगा, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर से 1764 में प्लासी का बैटल, ठीक है। तो ये वाला टाइमलाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1757 में बैटल ऑफ बक्सर, फिर आपका 59 में आपका ये बैटल ऑफ बेदारा, और 64 में फिर आपका बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो ये जो बैटल ऑफ बेदार हुआ था, ये डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, लोकेशन कहाँ है इसकी, बंगाल में है। इसका आउटकम क्या निकला था, ब्रिटिश वॉइसरॉय, एंड ऑफ डच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन इंडिया। अब ये एक डिसाइडिंग बैटल था जहाँ से डच की जो पॉलिटिकल थोड़ी बहुत जितनी भी इन्फ्लुएंस थी, बिल्कुल ना नहीं थी ऐसा तो हम नहीं कह सकते थे, क्योंकि उसने बहुत सारी फैक्ट्रीज यहाँ लगाई थी। तो बिना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के फैक्ट्री लगाना इम्पॉसिबल था उस टाइम पे, तो इस वजह से। लेकिन बैटल ऑफ बेदारा के बाद डच क्या हो गया, टोटली एकदम से उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, और वो कहाँ जाके सिमट गया, इंडोनेशिया पे जाके वो सिमट गया, ठीक है। आफ्टर दिस द डच वर रिड्यूस्ड टू माइनर ट्रेडर। अब इंडिया में डच क्या हो गए हैं, माइनर ट्रेडर बन गए हैं। अब यहाँ पे किसका डोमिनेंस आ गया, आपका इंग्लिश का डोमिनेंस आ गया, ठीक है। फाइनल एंड ऑफ डच प्रेजेंस, तो फाइनल एंड ऑफ ट्रीटी होती है, एंग्लो डच ट्रीटी होती है। अब जैसे बेदार के बैटल 1759 में जब बेदार का आपका हार जाते हैं, तो उसके बाद पूरी तरीके से इंडिया से तो नहीं जाते हैं, माइनर ट्रेडर बन जाते हैं। लेकिन 1824-25 1824-25 में होती है एंग्लो डच ट्रीटी। डच क्या करते हैं, संपूर्ण तरीके से मतलब टोटली क्या कर देते हैं, विड्रॉ कर देते हैं इंडिया से। और ब्रिटिश क्या करते थे, जितनी भी डच की वो थी, ब्रिटिश रिकॉग्नाइज डच कंट्रोल ओवर इंडोनेशिया। फिर उसके बाद डच कहाँ चला जाता है, इंडोनेशिया चले जाता है, और तो पूरे तरीके से इंडिया से डच क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। और बाई 1825 ऑल डच पोजेशन इन इंडिया वर ट्रांसफर टू ब्रिटिश। और 1825 में सारी जितनी भी कॉलोनी थी आपकी डच की, वो किसके अंडर आ जाती है, इंग्लिश के अंडर आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से डच का डिक्लाइन, डच का राइज और फॉल हुआ कहाँ, इंडिया के अंदर। डच को हम इतना ज़्यादा डीप में इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। एक बैटल ऑफ बेदार ही इसमें ऐसा है जो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्टर रखता है, उसके अलावा यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। तो इसमें ज़्यादा अंदर डीप नॉलेज लेना खाली टाइम का क्या होगा, वेस्टेज मुझे लगता है। तो इस वजह से इसमें जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने देख लिया। एक इसमें बैटल ऑफ बेदार हो गया, और उन्होंने पहली अपनी कहाँ लगाई थी, आपका ये फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, मसूलीपट्टनम में 1605 में लगाई थी, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक आदमी हमें याद रखना, एक इसमें पर्सनैलिटी है जिनको हमें याद रखना है, उनके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। उससे पहले एक नज़र हम इस पर देख लेते हैं कि इनकी फैक्ट्रीज़ की लिस्ट है कि इन्होंने कहाँ कहाँ ये फैक्ट्री लगाई थी। जैसे कोरोमंडल कोस्ट पे मसूलीपट्टनम 1605 फर्स्ट डच फैक्ट्री है। कोरोमंडल कोस्ट पे ही पुलिकट भी है, 1610 में डच ने अपना हेडक्वार्टर बनाया। गुजरात सूरत में फिर ये वेस्ट में आ गया, 1616 में बनाई। बंगाल में चिनसुरा, अब बंगाल में 1653 में बनाई, ठीक है, टेक्सटाइल के लिए। आंध्रा कोस्ट पे भीमलीपट्टनम 1641, फिर उसके बाद तमिल कोस्ट पे नागापट्टनम, ये इधर हो गया। और कोचीन में 63 में कैप्चर फ्रॉम पुर्तगीज, ये इनका इंपॉर्टेंस भी हमने यहाँ पे लिखा है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें यही वाला इंपॉर्टेंट है कि पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, मसूलीपट्टनम में लगाई, और हेडक्वार्टर कहाँ था, पुलिकट पे था। अब उस व्यक्ति की हम बात कर लेते हैं जो हमने अभी यहाँ पे बात करी थी। तो वो व्यक्ति हैं आपके डच मर्चेंट थे, वो कौन थे, डच मर्चेंट, और उनका नाम था ये थोड़ा जॉन ह्यूगेन, जॉन ह्यूगेन।
वैन लिंक्स हॉटन। कौन? लिंक्स हॉटन। ये थे, ये एक डच क्या थे आपके मर्चेंट थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इस वजह से ये क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने क्या लिखी थी? एक बुक लिखी थी, और उस बुक का नाम था इटिनेरेरियो। इटिनेरेरियो, ये प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, लेकिन स्पेलिंग यही है, इटिने इटिनेरेरियो। ये बुक इन्होंने लिखी है, और इस बुक में इंडियन अकाउंट इन्होंने बता रखा है। कौन सा अकाउंट? इंडिया के बारे में, कि किस तरीके से इंडिया में ट्रेडेड हुआ, डच कैसे राइज हुए, फॉल हुए, वो सारा हमको इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इन्हीं के नाम से हम जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमने अभी पढ़ी थी, वीओसी, उसको क्या बोला जाता है? वी वैन भी बोला जाता है, वैन या जैन भी उसको बोला जाता है, ठीक है। जो कंपनी आई थी वैन या जैन, इन्हीं के नाम पे उनको बोला जाता है, ठीक है। वीओसी तो ऑफिशियल नाम था, लेकिन बाद में जब ये मर्चेंट इंडिया आए और इनकी बुक काफ़ी फेमस हुई, तो उसके बाद जो कंपनी थी उसका नाम जैन या वैन, इन दो नामों से उनको फिर जाने जाने लग गया था। इस वजह से व्यक्ति क्या है, थोड़े से इंपॉर्टेंट है, जैन ह्यूगन वैन लिंक शॉर्टन। इन्होंने बुक लिखी थी इटिनरी रेरियो, ये इन्होंने बुक लिखी थी, प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि डिक्लाइन ऑफ डच पावर इन इंडिया, ठीक है। सर्वल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू डिक्लाइन, फोकस्ड ऑन इंडोनेशिया। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनका मेन क्या था, इंडोनेशिया पे ही था, क्योंकि इंडोनेशिया स्पाइसेस रिच था, वहाँ काफ़ी ज़्यादा मसाले होते थे, तो इस वजह से उन्होंने फोकस कहाँ किया? आपका इंडोनेशिया पे किया। इंडिया पे क्या हो गया? राइज ऑफ, अच्छा मैंने गलत बता दिया, बैटल ऑफ प्लासी 50 उल्टा हो गया, 57 में हुआ था, और बक्सर 1764 में हुआ था, और इनके बीच में पड़ता है आपका बैटल ऑफ बेदार 1759, ठीक है। तो ये आफ्टर बैटल ऑफ लैब ब्रिटिश गेम पॉलिटिकल पावर, वो हम जब ब्रिटिशर्स पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे। वीक टेरिटोरियल पॉलिसी थी इनकी, फोकस थे ट्रेड में, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में कभी पढ़ना नहीं चाहते थे, तो ये हम वो भी हमने देख लिया, ठीक है। यूरोपियन वॉर हुआ इनके साथ, तो उसमें ये हार गए, तो और सबसे बड़ा एक कारण इनका था बैंकरप्सी ऑफ वीओसी। क्या हुआ ना, बाद में आते 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 कुछ ज़्यादा ही फिर और भी, जैसे इंग्लिश आ गए, डच आ गए, डेनिश आ गए, फिर फ्रेंच भी आ गए, तो बहुत सारे ट्रेडर फिर यूरोप से कहाँ आ गए? इंडिया आ गए। तो अब जब बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स बढ़ जाते हैं और सेम सामान के लिए कंपटीशन होना शुरू हो जाता है, जैसे एक ब्रेड का पैकेट हमको मान लीजिए 20 रुपये मिल रहा है, जब एक सिंगल कंपनी बेच रही है, फिर बाद में दूसरी कंपनी आती है वो 15 का बेच रही है, फिर तीसरी कंपनी आती है वो 10 का बेच रही है, फिर एक और कंपनी आती है जो 5 का बेचेगी, तो कंपटीशन शुरू हो गया था। तो इस वजह से जो यूरोप पे भी जो जो ट्रेडर्स थे, वो भी जो सामान बेच रहे थे, उनको उतना ज़्यादा फिर क्या नहीं मिल रहा था, प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, जिस कारण क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कंपनी को क्या करना, फंडिंग करना थोड़ा सा कम कर दिया, और बाद बाद में जाके क्या कर दिया, बंद ही कर दिया, जिस वजह से कंपनी के पास क्या हो गया, फंड कम हो गया, और उसके जो स्टॉक वाला जो हमने बात करी थी कि पहली बार स्टॉक निकाले थे, तो उसमें भी उनको काफ़ी ज़्यादा क्या देखना पड़ा, लॉस देखना पड़ा, तो इस वजह से एक बैंकरप्सी भी उनके पास आ गई थी, जिस वजह से वो क्या नहीं कर पाए, फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पाए कंपनी को इंडिया के अंदर, और वो सिमट के रहेगा इंडोनेशिया तक, और बाद में तो इंडोनेशिया से भी उनको फिर ब्रिटिशर्स इंडोनेशिया को भी अपने कंट्रोल पे ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डच ने इंडिया पे रूल करा, मतलब रूल तो क्या करा, डच डच ने अपना ट्रेड यहाँ संभाला, और किस किस तरीके से वो डिक्लाइन किया, वो भी हमने सब डिस्कस कर लिया। और ये कुछ कंपनी है, वो सॉरी इनकी फैक्ट्रीज हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, इसमें से मसूलीपट्टनम और पुलिकत, ये दो तो याद ही होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से डच भी आज इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश और शायद फ्रेंच एक साथ उनको क्या करेंगे, कवर करेंगे, क्योंकि वो दोनों काफ़ी इंटर रिलेटेड है, उसमें हमें कार्नेटिक वॉर्स देखने को मिलेंगी, तो इस वजह से वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी सारी ट्रिटीज़ वहाँ हुई थी, तो अगर उनको एक साथ पढ़ेंगे तो वो समझने में और याद करने में हमें क्या लगेगा, ईजी लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, और उसमें दोनों हम कवर करेंगे, इंग्लिश और फ्रेंच। तो अगली बार में कोशिश करेंगे कि जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन वाला हमारा ये चैप्टर है, ये ख़त्म हो जाए अगली वीडियो में, और उसके बाद फिर हम आगे को जो भी मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा फिर टॉपिक आएगा उसको हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।